हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन में हमने देखा मूल कर्तव्य, जो सोवियत संघ रूस के संविधान से हमारे संविधान में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आज हम राज्य व्यवस्था की उस रीढ़ की हड्डी पर पहुंचे हैं, जहां से हमें संघ की सरकार और राज्य की सरकार की व्यवस्थाएं समझ में आएंगी और वास्तविकता में जो शक्ति का केंद्र है संसद, उस व्यवस्था को, प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद को हम यहाँ समझ रहे होंगे। दूसरा, केंद्र की न्यायपालिका या संघ की न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को हम इस भाग में समझ रहे होंगे। भाग 5, संघ, आर्टिकल 52 से 151 के मध्य 100 अनुच्छेद, और यह बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। तो इस सेशन में हम संघ को समझ रहे होंगे, और संघ को जब हम समझ रहे होंगे तो कोई भी व्यवस्था 3 अंगों से मिलकर बनी होती है: कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेचर और न्यायपालिका जुडिशरी। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, फिर विधायिका और फिर न्यायपालिका, हम तीनों को देख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। आर्टिकल 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में सामान्यतः एक राष्ट्रपति होते हैं, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू मैम, और सबसे कम उम्र के अगर राष्ट्रपति देखें तो नीलम संजीवा रेड्डी साहब, और निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ही थे। तो शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत की जो कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका, उसके प्रमुख भी राष्ट्रपति होते हैं। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, किंतु संवैधानिक प्रमुख अगर देखें तो राष्ट्रपति होते हैं आर्टिकल 53 के तहत। 54, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति को वोट कौन करता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जैसे लोकसभा 543 मेंबर हैं, एक समय तक 545 हुआ करते थे, जिसमें से 543 के लिए निर्वाचन होता था, और 2 एंग्लो इंडियंस आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे। तो ये मनोनीत सदस्य, चाहे आप राज्यसभा में देख लें 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, वह जो मनोनीत सदस्य होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, वह राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है वह लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बना होता है। समझ में आया? आर्टिकल 56, राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति का जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वह सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। और यह देखें तो राष्ट्रपति की जिस दिन पद संभालते हैं उस तिथि से 5 वर्ष के मध्य का कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति का होता है। आर्टिकल 58, राष्ट्रपति बनने की अर्हताएं। क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं एक राष्ट्रपति के बनने की? पहला, भारत का नागरिक हो, और यह नागरिक कैसे भी हो सकता है, आवश्यक नहीं है कि जन्म से हो, जो राष्ट्रपति के चुनाव में अमेरिका में दिखाई देता है। तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो उसकी, और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यह बात याद रखिए। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है, यह बात याद रखिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, अगर हम देखें तो महाभियोग क्या है? तो जब भारत में संविधान में यह वर्णन है कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे। अतिक्रमण का मतलब है, समझिए बात को, कि संविधान से अपने आप को ऊपर समझने लगे राष्ट्रपति। तो संविधान के अतिक्रमण के फलस्वरूप राष्ट्रपति पर महाभियोग चल सकता है। दूसरा, इसकी सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देनी होती है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसकी जांच भी होती है। और लोकसभा और राज्यसभा बहुमत से यदि महाभियोग की प्रक्रिया को पास कर दें
तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना होगा। किंतु भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा पद अभी तक नहीं छोड़ा गया है, यह इतिहास है। आर्टिकल 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का जो उपराष्ट्रपति का पद है वह यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है। उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यभारों का निर्वहन करते हैं। और दूसरी उनकी जिम्मेदारी क्या है, तो उपराष्ट्रपति की दूसरी जिम्मेदारी आर्टिकल 64 में दिखाई देती है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी कि यदि भारत का कोई भी उपराष्ट्रपति होगा वह पदेन रूप में राज्यसभा का सभापति होगा। अगर हम देखें तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब। तो जगदीप धनखड़ साहब राज्यसभा के पदेन सभापति भी होंगे। भारत के अगर प्रथम उपराष्ट्रपति देखें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो बाद में दूसरे देश के राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 क्या कहता है, अगर किसी व्यक्ति को सजा होती है तो उसको क्षमा करने की अंतिम शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, देखा होगा यदि किसी को फांसी की सजा होती है तो पिटीशन, मर्सी पिटीशन, दया याचिका पेश की जाती है राष्ट्रपति के सामने। यदि वह माफ कर दें तो ठीक, अगर नहीं किया तो आपको फांसी की सजा होगी। यह अंतिम स्थान होता है जहां से सजा माफ की जा सकती है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72। 74 क्या है, कार्यपालिका के कार्यों का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, गठन करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति जी। 75 क्लॉज 1 में अगर देखें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता भारत में, यह बात याद रखिए। सांसद के रूप में वह निर्वाचित होता है, किंतु वह नियुक्त होता है प्रधानमंत्री पद पर राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति जी के द्वारा। आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको सामान्य भाषा में समझें तो भारत सरकार का वकील। भारत सरकार का अगर कोई विवाद कहीं भी किसी भी न्यायालय में होता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भारत सरकार का पक्ष रखने का अधिकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी का होता है। यह व्यक्ति, भारत का न्यायवादी, संसद की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, संसद में बोल भी सकता है, किंतु वोट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, वोट करने का अधिकार इसको नहीं है, न समिति में न सदन में। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। ये हमने देखे भाग 5 में कार्यपालिका के प्रावधान। अब देखते हैं हम विधायिका के प्रावधान। तो आर्टिकल 79 संसद, संसद का गठन। क्या है संसद, तो संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनी होती है। कोई भी विधेयक जो कानून नहीं बनता है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा हस्तांतरित होने के बाद ही वह कानून की श्रेणी में आता है। तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आर्टिकल 80 बात करता है राज्यसभा की संरचना या राज्यसभा के गठन की। राज्यसभा अगर हम देखें तो राज्यसभा का जो गठन है 250 मेंबर अधिकतम, वर्तमान में कितने हैं 245, 245, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न अगर देखें तो कला, सामाजिक सुधार क्षेत्रों से विशेष लोगों को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को। तो 233 का निर्वाचन होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष बाद 1/2 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और 1/3 मेंबर और 1/3 नए मेंबर 2 वर्ष बाद आ जाते हैं। और यह एक ऐसा सदन है जिसका विघटन कभी नहीं हो सकता। तो राज्यसभा को अमूमन हम उच्च सदन बोलते हैं और इसका कभी विघटन नहीं होता, यह बात याद रखिए। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना। लोकसभा में अधिकतम मेंबर 552 है, वर्तमान में 543 है। और जिस
पार्टी के पास अधिकतम संख्या यानी 50% प्लस 1 यानी कि 272 सीटें होंगी, वह सरकार बहुमत में होगी और प्रधानमंत्री भी उसी का होगा। जैसे अगर हम देखें बीजेपी, इस समय उसके पास 272 से अधिक सीटें हैं लोकसभा में, तो बहुमत बीजेपी के पास है और वह अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के रूप में देखती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और हर 5 वर्ष बाद इसका विघटन हो जाता है और नई लोकसभा 5 वर्ष बाद अमूमन सामान्यतः चुनकर आती है। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना 543 वर्तमान संख्या और अधिकतम संख्या 552, जिसमें सबसे अधिक किसी राज्य में सीटें हैं तो वह है उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें। आर्टिकल 82 जनगणना, जनगणना का जो प्रावधान है वह महापंजीयक के द्वारा होता है, राष्ट्रपति इसको कंडक्ट करवाते हैं हर 10 वर्ष के बाद। तो हमारी जनगणना हर 10 वर्ष के बाद होती है। पहली जनगणना 1872 में हुई और अमूमन अब चलती हुई आ रही है। अगर हम देखें तो राष्ट्रपति जनगणना की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 85 संसद के सत्र। संसद के 3 सामान्यतः सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शरदकालीन सत्र। हर सत्र को बुलाने की तथा सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त करने की शक्ति राष्ट्रपति जी के पास है और संसद के सत्रों के मध्य अधिकतम जो समय अंतराल है वो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। यह बात समझिए। तो मिनिमम 2 सत्र एक वर्ष में बुलाए जाने चाहिए, अधिकतम 3 और मिनिमम 2। तो 6 महीने से ज्यादा का सेशन के मध्य अंतर नहीं होना चाहिए आर्टिकल 85 के तहत। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का अभिभाषण। क्या है यह राष्ट्रपति का अभिभाषण? तो जब कोई संसद के मान लीजिए चुनाव होते हैं, जैसे 2024 में होंगे, तो 2024 के बाद जो पहली संसद चुनकर आएगी और उसकी जो बैठक होगी, उसका जो पहला सेशन होगा उसमें पहला अभिभाषण राष्ट्रपति जी का होता है। तो राष्ट्रपति जी 2 बार संसद को 2 कंडीशन में संसद को संबोधित करते हैं। पहला नई लोकसभा के गठन के बाद तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सेशन को वह राष्ट्रपति जी उस सदन को संसद के पटल पर संबोधित करते हैं आर्टिकल 87 के द्वारा। आर्टिकल 93 अगर हम देखें तो राज्यसभा में जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, किंतु लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन लोकसभा के मेंबर ही करते हैं। लोकसभा जब चुनकर आती है तो वह अपने सांसदों में से एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुनती है और एक हम समझे उपाध्यक्ष के रूप में भी चुनती है। आर्टिकल 100 संसद में गण पूर्ति कोरम। अगर हम देखें तो संसद का सत्र जब चल रहा होता है तो वोटिंग तभी हो सकती है जब संसद के उस सदन का 1/10 सदस्य मौजूद हो। जैसे 543 मेंबर लोकसभा में हैं, तो जब मिनिमम 54 से 55 मेंबर उस समय सदन में मौजूद होंगे तभी वोटिंग हो सकती है। दूसरा, राज्यसभा में 25 मेंबर मौजूद होंगे तभी वोटिंग हो सकती है, उससे कम संख्या पर वोटिंग नहीं हो सकती। यह संसद की गणपूर्ति है। आर्टिकल 105 सांसदों के विशेषाधिकार। सांसदों के विशेषाधिकार क्या है? पहला अधिकार यह है कि संसद में हुई कोई भी चर्चा किसी भी न्यायालय में जस्टिबल नहीं है, यानी कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। दूसरा, संसद के जो सदस्य होंगे सांसद, वह यदि किसी समिति का हिस्सा या संसद सत्र चल रहा है तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सिविल मामले में उनकी गिरफ्तारी पर व गवाही देने पर रोक है। तो यह बात याद रखिए, 40 दिन पहले सत्र से और 40 दिन बाद सिविल मामले में गिरफ्तारी से रोक। आर्टिकल 105 के तहत, 105 के तहत। आर्टिकल 108 108 बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई मान लीजिए विधेयक है, वो लोकसभा में पास होता है किंतु राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है, तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति में राष्ट्रपति जी संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। यह अधिकार बुलाने का राष्ट्रपति जी के पास है, किंतु उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। इस बात को याद रखिए। अब आर्टिकल 110 क्या कहता है? यह बात करता है धन विधेयक की।
धन विधेयक अगर हम देखें तो राष्ट्रपति जी की अनुमति से आते हैं, और धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष का है। और धन विधेयक केवल लोकसभा में पास होते हैं, राज्यसभा में 14 दिन के लिए सलाह मुशर्रा के लिए जाते हैं, उनकी सलाह बाध्यकारी नहीं होती है, राज्यसभा की सलाह बाध्यकारी नहीं होती है। तो धन विधेयक किस में पास होते हैं? केवल लोकसभा में, यह बात याद रखिए। आर्टिकल 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति जी की अनुमति। तो विधेयकों पर राष्ट्रपति जी की जो अनुमति है वो 3 तरह की अनुमति है। या तो वह अनुमति दे सकते हैं, अगर अनुमति दे दी तो वह बन जाएगा कानून, अधिनियम। अगर कह दिया पुनर्विचार के लिए तो वह दोबारा जाएगा संसद के पटल पर। और तीसरा होता पॉकेट वीटो। इस विधेयकों की अनुमति में एक चीज है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या है? तो यदि वह अनुमति न दे, पुनर्विचार के लिए भी न वापस करें और वह अपनी जेब में रख लें, तो इसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो इंडिया में एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट पावर है, जबकि अमेरिका में एब्सोल्यूट नहीं है। वहां निश्चित समय उसके बाद आपको हस्ताक्षर करने ही होंगे राष्ट्रपति जी को, किंतु हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 बात करता है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मगर जिसे हम सामान्य भाषा में बजट बोलते हैं। बजट जैसी चर्चा 112 में नहीं है, मगर सामान्यतः में से बजट बोलते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 117 यानी कि 117। अगर 117 में अगर हम देखें तो जो विधेयक धन की बात करता है किंतु धन विधेयक नहीं है, वह वित्त विधेयक की श्रेणी में आता है। तो वित्तीय विधेयक, फाइनेंशियल बिल्स, आर्टिकल 117 में आते हैं। आर्टिकल 123, यदि संसद का सत्र न चल रहा हो और कोई कानून बनाना आवश्यक हो, तो संसद का सत्र न चलने की स्थिति में सरकार राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश पास करवा लेती है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति, और यह नेक्स्ट सेशन तक वैलिड होता है। जब भी नेक्स्ट सेशन बैठेगा उस तक आपको पास करवाना होगा। अगर पास हो गया तो वो कानून बन जाएगा, नहीं तो वह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। तो अध्यादेश की राष्ट्रपति जी की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। हमने अब तक देखा भाग 5 में एग्जीक्यूटिव और विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर को। अब देखेंगे जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका को। तो आर्टिकल 124 बात करता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, उनके गठन की। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु सलाह ली जाती है किससे? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जजों से। तो सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा होती है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायर एज 65 है, जबकि हाई कोर्ट के जजों की रिटायर एज 62 है, 62 वर्ष। तो दोनों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा, किंतु सलाह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की ली जाती है, जैसे कोलोजियम व्यवस्था कहते हैं। एक नई मांग उठती है एनजेएससी की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कहते हैं उसमें पारदर्शिता ज्यादा है और उससे जुडिशरी में भाई भतीजावाद का जो आरोप लगता है वो खत्म होगा। ऐसी मांग लंबे समय से है। तो न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। आर्टिकल 127, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कमी है और नए न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तो वह हाई कोर्ट से जजों को बुला लेते हैं, उन्हें बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीश, एड हॉक जजेस। उनकी नियुक्ति नहीं होती, वह रखे जाते हैं। जब नियुक्ति हो जाती है तो वो वापस हाई कोर्ट भेज दिए जाते हैं। तो तदर्थ न्यायाधीश, एड हॉक जजेस की नियुक्ति की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। यह प्रावधान आर्टिकल 127 में दिखाई देता है। अगला आर्टिकल 129, आपने देखा होगा किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई बहस होती है वकीलों के मध्य, तो वह सुप्रीम कोर्ट के किसी केस की प्रोसीडिंग सुनाते हैं जज को कि ऑनर ऐसा ही केस उक्त समय सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह जजमेंट दिया था। तो यह एक तरह से अभिलेख की तरह व्यवहार करता है। तो आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और प्रोसीडिंग्स एक अभिलेख के रूप में संरक्षित रखे जाएंगे। कौन से आर्टिकल से? 129 से। बहुत महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल 129 बात करता है अभिलेख न्यायालय की।
अब देखते हैं आर्टिकल 131, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारता। सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारता क्या है? जब संघ यानी कि भारत सरकार और राज्य के मध्य विवाद हो, या राज्य और एक अन्य राज्य के मध्य विवाद हो, या भारत सरकार और कई राज्यों का विवाद हो, ये एक राज्य और कई राज्यों का विवाद हो, तो ऐसे विवादों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। मान लीजिए किसी मुद्दे पर भारत सरकार और बंगाल की सरकार का विवाद होता है, तो कोई हाई कोर्ट एक्शन नहीं लेगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कोई विवाद होता है तो इसमें हाई कोर्ट एक्शंस नहीं लेंगे, यह केस सीधे ट्रांसफर हो जाता है किसके पास? आरंभिक अधिकारता के द्वारा, आर्टिकल 131 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के लिए। आर्टिकल 132 क्या कहता है कि यदि संविधान का कोई प्रश्न उठता है, संविधान की बहस कोई उठती है, तो संविधान का कस्टोडियन कौन है, संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो संवैधानिक मामले जो भी होंगे वह आर्टिकल 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो जाएंगे, वह सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र के अधीन होंगे। 133 बात करता है कि यदि किसी दीवानी मामले, सिविल मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया है और वह वादी उससे संतुष्ट नहीं है, तो उस जजमेंट के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में केस या पिटीशन दायर कर सकता है। तो सिविल मामले में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता। जस्ट नेक्स्ट 134, क्रिमिनल या फौजदारी मामले में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता। हाई कोर्ट कोई फैसला देता है और वह वादी को मंजूर नहीं है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। यह आर्टिकल 134 क्रिमिनल मामले में व्यक्ति को यह अधिकार देता है। अब देखते हैं आर्टिकल 143, बहुत महत्वपूर्ण है यह 143। राष्ट्रपति परामर्श कर सकता है किसी बिंदु, किसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट से। मान लीजिए कोई विवाद खड़ा होता है, कोई प्रश्न है, तो यह मान लीजिए राम मंदिर का मसला था एक, उसमें भी प्रश्न पूछा गया राष्ट्रपति जी के द्वारा, क्या अयोध्या में जो विवादित स्थल है वहां राम मंदिर था? तो यह जो सलाह मांगने की शक्ति है वह राष्ट्रपति जी की शक्ति है, और यह सलाह जो सुप्रीम कोर्ट देगा वह राष्ट्रपति जी के लिए बाध्यकारी नहीं है, यह बात याद रखिएगा। और यह भी बाध्यकारी नहीं है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे तो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे, वह भी स्वतंत्र है सलाह न देने के लिए। यह बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 148 एक ऐसा पद जो भारत की सरकारों के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ, या फिर कहें देश की भलाई के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहा। ये जो पद है कैग, भारत का लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कार्य होता है सरकार के खर्चों को ऑडिट करना, निगरानी करना। तो कैग की रिपोर्ट भारत सरकार को हिलाने के लिए काफी है। कई सारी सरकारें कैग की रिपोर्ट पर गिर गई थी, चुनाव में हार गई हैं। तो कैग एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है जनता के हाथ में भी और लोकतंत्र के हक में भी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पद है जो सरकार के खर्चों का ध्यान रखता है। तो आर्टिकल 148 में क्या है? कैग। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा ही होती है। समझ में आया? तो यह पूरा भाग 5 है, महत्वपूर्ण सभी आर्टिकलों को रखा गया और यहीं से प्रश्न बनते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।